बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का दूसरा लेक्चर डिस्कस करना है। पहले लेक्चर में हमने फ़र्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस किया था। उसमें हमने ये देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लिक्विड्स का वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वजह क्या है, जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है, और फिर राउल्स लॉ की मदद से हमने इसका मैथमेटिकल रिलेशन भी देखा था सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के साथ। और उसके बाद फिर हमने इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मदद से किस तरह से हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं, ये भी हमने डिराइव किया था एक रिलेशन। इस लेक्चर में हमने सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, विच इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हम ये देखेंगे कि जब एक सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं और एक ट्रू सॉल्यूशन बनता है, तो ये तो हमने स्टडी कर लिया कि उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, उसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कितना कम होगा? ऑब्वियसली जितना आप सॉल्यूट ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा उसके वेपर प्रेशर के अंदर लोअरिंग आएगी। क्यों आएगी? ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जितनी भी हम डिस्कस करेंगे ये इंटरलिंक्ड हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जब लिक्विड की किसी एक प्रॉपर्टी में चेंज आएगी, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के ऐड करने से चेंज होगी, तो उसके कोरेस्पोंडिंग उसके साथ साथ दूसरी लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी साथ में उतनी ही क्या होंगी, चेंज होगी। मिसाल के तौर पर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन है, किस तरह से ये दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमने ये कहा था कि जब एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि उसी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड, कि हर लिक्विड का एक स्पेसिफिक एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन आ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का बढ़ जाएगा। ये अगर वाटर है, सॉल्वेंट 100 डिग्री पे बॉयल होता है, आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्यूशन बनता है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर पहले सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। अगर 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट था इसका, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहली बात आती है रीज़न। अब इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए और इसका वेपर प्रेशर के साथ रिलेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट का पता हो। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद है, हमें कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि एक लिक्विड अब बॉयल हो रहा है, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रीच कर गया। आपके पास एक वेट, एक नॉन वॉल्यूम ऑफ एनी सॉल्वेंट लाइक वाटर है,
आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया, बंसन बर्नर पे या किसी भी चीज़ पे आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया, उसका टेम्परेचर, उसके अंदर आपने एक थर्मामीटर को भी डिप कर दिया, उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। आप हीट करते रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, यहाँ तक कि थर्मामीटर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शो करेगा। उसके बाद आप देखेंगे, आप तो कंटिन्यूसली उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने हीट कम नहीं की, हीट दे रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर में आप देखेंगे कि टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। पहले कर रहा था, अब 100 डिग्री पे पहुंच के टेम्परेचर फिक्स हो गया, बबल बनना स्टार्ट हो गया, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया। हीट तो अब भी दे रही हैं, तो टेम्परेचर 101, 102, 110 बढ़ना चाहिए, नहीं होता। इसकी वजह क्या है, आपको पता है कि बॉयलिंग पॉइंट पे पहुंचकर टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। किसी भी लिक्विड को उसके बॉयलिंग पॉइंट से ज़्यादा आप जो है उसका टेम्परेचर बॉयलिंग पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। मैक्सिमम किसी लिक्विड को का टेम्परेचर उसके बॉयलिंग पॉइंट तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आप जितनी हीट देंगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, वो उसकी एवेपोरेशन का रेट बढ़ा देगा, वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा, जो भी होगा, लेकिन उसका टेम्परेचर मज़ीद राइज नहीं करेगा, 100 डिग्री तक ही वो बॉयल होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम डिफाइन करें कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या, ये 100 डिग्री पे ही उसका टेम्परेचर फिक्स क्यों हुआ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ही क्यों है, 90 डिग्री क्यों नहीं है, 110 डिग्री क्यों नहीं है, डिफरेंट लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर। यहाँ पे एक और मिस्टेक भी हम करते हैं, वैसे तो इसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन बीइंग केमिस्ट आपको फ़र्क पता होना चाहिए। हम कहते हैं कि द पॉइंट एट विच, ये गलत है, पॉइंट कोई चीज़ नहीं है। कौन सा पॉइंट, मतलब हम टेम्परेचर का बता रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, नॉट अ पॉइंट। वो टेम्परेचर का वो पॉइंट आप कह सकते हैं जब आप टेम्परेचर पहुँचे। तो मीन इसको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी यही होगी कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का अपना ज़ाती वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। उस टेम्परेचर पे जाकर उसकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी। अब फिर दोबारा वापस आते हैं, आपके पास पानी पड़ा हुआ है, आपने उसको हीट किया, तो हीट करेंगे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ेगा, उसकी एवेपोरेशन बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनेगी, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, उसके वेपर्स भी बढ़ते आ रहे हैं। एक टाइम, अच्छा जी, वेपर्स बढ़ते आ रहे हैं तो जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, अगर क्लोज्ड वेसल है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, अब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वो करीब आता जा रहा है। लेट्स सपोज एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mmHg, 760 टॉर भी कह सकते हैं, जबकि लिक्विड का अपना जो वेपर प्रेशर था वो 100 mmHg था। अगर आपको बॉयल करना है तो इसका अपना अंदर का वेपर प्रेशर को आपको 760 के बराबर करना होगा। उसके बराबर करने के लिए आप उसको हीट करते हैं, आप उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा 100 एटमॉस्फेरिक से, ठीक है। कोई भी आप यूनिट ले लें, 100 एटमॉस्फेरिक या mmHg का मैं ये ले रहा हूँ, कोई भी यूनिट हो, एक ही यूनिट लेंगे तो 100 mmHg से 200 होगा, फिर 300 होगा, 500, 600, 700। जब ये 760 mmHg पे पहुंचेगा, जो कि हमारा एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब अंदर का और बाहर का प्रेशर बराबर होगा तब लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट होगा। और वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वो टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एक कंसेप्ट, एक बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से क्या लिंक है। बिल्कुल क्लियर डायरेक्ट लिंक है। आप देखें कि वेपर प्रेशर के अंदर कमी आती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब फॉर एग्जांपल आपके पास पानी था, उसका पहले हीट करने से पहले उसका अपना एक वेपर प्रेशर 100 mmHg था। उसको बॉयल करने के लिए एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही 760 है। आपको 100 mmHg से 760 mmHg तक पहुंचना है, तभी लिक्विड बॉयल होगा। यानी वेपर प्रेशर उसका पहले कितना था,
100 mmHg। अब आपने ये प्योर सॉल्वेंट की बात थी, आपने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन बना, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सारी डिटेल डिस्कशन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि क्यों वेपर प्रेशर कम होगा। अब कम हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गई। आपने सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो गया, कम हो गया। पहले 100 था, अब सपोज 50 हो गया। अब आपने उसको बॉयल करना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। पहले प्योर सॉल्वेंट को बॉयल करने के लिए आपको 100 mmHg से 760 तक पहुंचना था। अब आपको 50 mmHg से 760 तक पहुंचना है। तो क्या ख्याल है, टेम्परेचर हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? ऑब्वियसली ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब आपको पहले देखें, यूँ समझ लें, आपने मकान की छत तक पहुंचना था। पहले आप खड़े थे, टोटल अगर 10 स्टेप्स हैं, आपको 10 कदम उठाकर छत तक आप पहुंच जाते हैं। सीढ़ियों के 10 स्टेप्स हैं। पहले आप स्टेप नंबर 3 पे थे, 3 से आपको 10 तक पहुंचना था, आप जल्दी पहुंच गए। अब आपको ग्राउंड फ्लोर से पहले स्टेप से ही पहुंचना है, कब तक, छत तक पहुंचना है। तो ज़ाहिर है आपकी स्पीड अगर वही है, आपको फर्स्ट स्टेप से आखिरी स्टेप तक पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी आपकी। तो सेम इज़ द केस, अगर आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गई 50 mmHg से, आपको उतने ही 760 mmHg तक अपने उसके वेपर, क्योंकि वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल के बराबर होगा, बॉइलिंग तो तभी स्टार्ट होगी ना। बेसिक जो डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की, उसको माइंड में रखें। तो आपको 760 mmHg तक अपना इंटरनल वेपर प्रेशर ले जाना है। उसके लिए ज़्यादा आपके पास अब गैप है, तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। मीन आपको उसका जो प्योर का वेपर क्या नाम है, प्योर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलिवेटेड टेम्परेचर पे जाकर उसको बॉयल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमें ज़्यादा फासला तय करना है, अब हमें ज़्यादा गैप है हमारे पास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जाने के लिए। तो इसलिए जब आप सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो चूंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाती है। यही वजह है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाने की वजह से आपका जो वो लिक्विड होगा वो एलिवेटेड टेम्परेचर पे बॉयल होगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करना। अब वेपर प्रेशर हमारा नीचे चला गया है, तो उसको फिर उतने लेवल तक उठाना है, तो इसलिए आपको एलिवेटेड टेम्परेचर पे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉयल करना पड़ेगा। तो होप्स आपको ये कंसेप्ट समझ आ गई होगी। अब आगे सिंपल सी बातें हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की समझ आ गई। ये रीज़न है, जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, इसलिए इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि सॉल्यूट के ऐड करने से चूंकि वेपर प्रेशर के अंदर कमी हुई, उसके साथ इंटरलिंक्ड है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा? ऑब्वियसली जितना वेपर प्रेशर के अंदर कमी आएगी, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा। और वेपर प्रेशर के अंदर कमी किस पर डिपेंड करती है? आपको एक बार फिर राउल्ट्स लॉ से मदद मांगनी पड़ेगी। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जितना आपके पास सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितना आप ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे, उतनी ज़्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी। जितनी ज़्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी, उतना ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट which is denoted by delta T is also directly proportional to mole fraction of solute। बात समझ आ गई, रीज़न भी आ गई आपके पास, रिलेशन भी आपको मिल गया। तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि डेल्टा टी यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी मैंने आपको रीज़न से यह बात समझा दी, जितनी ज़्यादा वेपर प्रेशर के अंदर लोअरिंग होगी, उतना ज़्यादा आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, एलिवेट करेगा, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसको डायग्राम से भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, क्योंकि ये दो सोल्यूशन को एट अ टाइम ले रहा है। एक सॉल्वेंट का थोड़ा सोल्यूशन ऐड किया, एक सोल्यूशन बनाया, फिर उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मज़ीद उसने बढ़ाकर एक और सोल्यूशन बनाया। पिक्चर को क्लियर करने के लिए, अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही हो, तो आप अपने पास गुलाम रसूल चौधरी की बुक होगी आपके पास, वहाँ डायग्राम बनी होगी, उसको भी देख सकते हैं। वो थोड़ा सिंपल डायग्राम है, उसमें एक सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट की आपको जो है वो वेरिएशन दिखाई गई है टेम्परेचर का और उसके साथ वेपर प्रेशर की, और एक आपको सोल्यूशन की, सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो बात यहाँ पे भी वही है। देखें आपके पास एक ये लाइन आ रहा है सॉल्वेंट की, ये प्योर सॉल्वेंट की लाइन है, जब आपने उसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया। तो उसमें आप देखते हैं
कि जो उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वो क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे देखें, आपके पास इस प्रेशर के ऊपर ये प्योर वेपर प्रेशर है, आपके पास ये प्योर वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, और उस प्योर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो TB है, वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर। एक और बात भी आप माइंड में रख लें, हम कहते हैं कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, तो क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ठीक होगी? क्या हमेशा आपका जो पानी है, वाटर है, वो 100 डिग्री पे बॉयल होगा? ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर आपका एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ का हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 760 है, तो यहाँ पे हम जहाँ पे भी वाटर को बॉयल करेंगे, ठीक है, उसका 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट आएगा। लेकिन अगर आप हम जिस तरह आपने पढ़ा होगा मरी हिल्स पे चले जाएं या ऐसे किसी जगह पे चले जाएं जहाँ के पे एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो, कम हो या ज़्यादा हो, तो जब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज होगा। यही पानी जो यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, अब जब किसी ऐसी जगह पे जाएंगे, पहाड़ पे जाएं, मरी हिल्स पे जाएं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाएं, तो वही पानी अब वहाँ जाकर 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होगा, वहाँ पे उसको एलिवेटेड टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे जाकर वो बॉयल होगा। तो ये बात है। अब यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पॉइंट ए पे दिखाया गया है, TB एक बॉइलिंग पॉइंट पे, वो इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पे उसका ये बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर की बात है। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन ए बन गया मेन, उसके अंदर कुछ सॉल्यूट डाला तो उसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। तो क्या अब वो सोल्यूशन है, अब दो चीज़ें हैं, अब हमने पढ़ा है, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ग्राफिकली इसको हम देखना है, वही चीज़ें हम ग्राफ से इसको जो है वो जस्टिफाई करेंगे। हमने कहा सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। देखें पॉइंट डी को, अब वो सोल्यूशन बना तो उसकी जो प्रेशर की कर्व है इस सोल्यूशन 1 वाली ग्रीन लाइन को कहाँ पे कट कर रही है, डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट को अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करें प्रेशर की तरफ तो ये P1 पे जा रहा है, तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है पहले जो सोल्यूशन इस जिस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ये P था, ज़ाहिर P की वैल्यू इस ग्राफ में आपको देखें इधर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो P की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही होगी। अब वही सॉल्वेंट जब उसका सोल्यूशन बन गया, वो P1 एक कम वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, मीन वेपर प्रेशर के अंदर क्या आ गई, कमी आ गई, जब आपने उसके अंदर क्या ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हमने ये पढ़ी कि जब वेपर प्रेशर के अंदर कमी आएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसकी रीज़न भी देखी। तो क्या ग्राफ हमारी इस बात को प्रूव करता है? तो वाकई करता है। इसी लाइन को डी को अब आप नीचे टेम्परेचर पे प्लाट करें, ठीक है। अब वो क्या नाम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आप देखें तो आप देखेंगे कि ये उसका वेपर प्रेशर है। इसको जब आप आगे ले जाकर इसके सोल्यूशन को, यानी उसका अब बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, बी का बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ये वाली T1 की जो लाइन है ये बी की बॉइलिंग पॉइंट, यानी आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आप ज़ाहिर है जो पॉइंट लिखा है ए से, बी से या सी से, यहाँ से आप लाइन ड्रा करेंगे, वो टेम्परेचर पे जाकर जहाँ पे कट करेगा वो उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। तो मतलब प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर होगा, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर TB है, सोल्यूशन 1 का बॉइलिंग टेम्परेचर T1 है, सोल्यूशन 2 का बॉइलिंग टेम्परेचर T2 है। इसी तरह प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P है, सोल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर P1 है, सोल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर P2 है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, सॉल्यूट उसके अंदर ज़्यादा ऐड करते जा रहे हैं, ऊपर लिखा है प्योर सॉल्वेंट है आपके पास, फिर सोल्यूशन 1 है, फिर सोल्यूशन 2 है विद डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। प्योर के अंदर बिल्कुल सॉल्यूट नहीं है, सोल्यूशन 1 के अंदर थोड़ा सा सॉल्यूट है, सोल्यूशन 2 के अंदर उससे ज़्यादा सॉल्यूट है। तो आप देख रहे हैं जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं मैथमेटिकली या रीजन्स ग्राफ भी उसको वेरीफाई कर रहा है, क्या कि जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ भी आपस में लिंक्ड हैं। जितनी ज़्यादा वेपर प्रेशर के अंदर कमी आएगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा।
तो ये हमारे पास क्या आता है, रिलेशन आता है, जिसमें ये शो हो रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P माइनस पी एस। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये रिलेशन हमारा इनके दरमियान आ गया। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रीवियस लेक्चर में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो यानी इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया, इससे हम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी अननोन सॉल्यूट का। तो इसको थोड़ा फिर लेक्चर लेंथी हो जाएगा, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइंड करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की मदद से हम किस तरह से मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके जी।